गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम डिस्कस कर रहे हैं DSSB TGT नेचुरल साइंस का मेल कैंडिडेट्स का शिफ्ट 1 का एग्ज़ाम पेपर। एंड हमने TGT नेचुरल साइंस की एक सीरीज़ शुरू की हुई है जिसके अंदर हम फीमेल कैंडिडेट्स के तीनों एग्ज़ाम पेपर केमिस्ट्री के कर चुके हैं और अब हम कर रहे हैं मेल के। और मेल का हमने शिफ्ट 2 का पेपर किया था, आज शिफ्ट 1 का पेपर कर रहे हैं। जब आप पेपर को एनालाइज करेंगे कुछ इस तरह का पैटर्न मिलेगा। टीचिंग मैथडोलॉजी के आपके 10 क्वेश्चन को हटा दे तो 90 क्वेश्चन हैं साइंस के, जिसमें से केमिस्ट्री के इस वाले पेपर में 25 क्वेश्चन है बस। फ्लक्चुएशंस हो रही हैं 26 27 की, तो ध्यान से अपनी तैयारी कीजिए। अब शुरू करते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये 29 सितंबर को एग्ज़ाम हुआ था 2018 में 8:30 to 10:30। तो स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस के साथ। सबसे पहले इसमें लिखा है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग स्मेल्टिंग। तो स्मेल्टिंग के रिस्पेक्ट में कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। स्मेल्टिंग होता क्या है, जैसे कि मान लीजिए मेरे पास कोई और है, उसके अंदर मैंने कोई रिड्यूसिंग एजेंट डाला है, तो फिर क्या हो जाता है, उसका रिडक्शन हो गया, ऑक्सीजन चली गई। जो जिंक मिलेगा यानी कि जो भी मेटल मिलता है वो आपको किस स्टेट में मिलता है, फ्यूज्ड स्टेट में, यानी कि लिक्विड अवस्था में। ठीक है, तो आप ध्यान रखिए कि ये मेटल आपको कैसा मिलता है, लिक्विड। तो आगे देखते हैं, इसमें ऑप्शन इनकरेक्ट पूछा है आपसे, ध्यान रखिएगा। तो मोल्टन मेटल इज ऑब्टेन्ड, ये वाली बात तो करेक्ट है। उसके बाद स्लैग इज फॉर्म, ये भी आप पूरी प्रोसेस पढ़ेंगे तो पता चलेगा। ऑक्सीडेशन ऑफ ओर, क्या मेटल का ऑक्सीडेशन हो रहा था, नहीं, उसका तो रिडक्शन हो रहा था, तो नीचे वाली स्टेटमेंट करेक्ट है। तो इनकरेक्ट कौन सी स्टेटमेंट है, ऑप्शन नंबर 3। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ेंगे। द रेडियो एक्टिव आइसोटोप दैट कैन बी यूज टू ट्रैक द अपटेक ऑफ फर्टिलाइजर फ्रॉम रूट लेवल टू लीव्स। दैट मीन्स कि मेरे पास ये रूट्स हैं जैसे, और ये लीफ है, तो हम फर्टिलाइज़र डाल रहे हैं। अब हम जानना चाहते हैं कि वो फर्टिलाइज़र इस लीव तक पहुंचा कि नहीं पहुंचा, यानी हर हिस्से में पौधे के पहुंचा कि नहीं। तो हमने अपना जो भी वो केमिकल था, कोई भी केमिकल फर्टिलाइज़र, उसके अंदर आइसोटोप कौन सा यूज़ किया हुआ था, फॉस्फोरस का, रेडियो एक्टिव वाला, यानी फॉस्फोरस 32। तो वो जब लीफ में पहुंचता है, टेस्टिंग वगैरह होती है, तो वो आइसोटोप हमें वहाँ मिलता है। तो इससे पता चल जाता है कि रूट्स के वो लीफ के किस हिस्से तक, कितने कहाँ तक वो केमिकल पहुंच चुका है। नेक्स्ट हम बात करेंगे द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आप जानते ही होंगे, आइसोलेटेड गैशियस एटम एक इलेक्ट्रॉन को जब रिसीव करता है तो जो एनर्जी रिलीज होती है, तो ये हमेशा नेगेटिव होती है, कुछ को छोड़ के, कुछ केसेस में पॉजिटिव होती है। तो ऑफिस सुपरिटेंडेंट सेंड टू पुलिस, इसमें पुलिस यानी PO को हटा दो, तो ये 4 एलिमेंट्स हैं। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऊपर से नीचे क्या होती है, डिक्रीज। तो इसकी वैल्यू सबसे हाई होनी चाहिए, ऑक्सीजन की हाई होनी चाहिए। हम मान के चलते हैं हाई है, कुछ भी नंबर मैं मान के आपको क्वेश्चन बता रही हूँ। कुछ ऐसा पैटर्न हम सोच रहे थे, नेगेटिव तो आएगा ही सब में, तो उसको एक बार हटा दो तो वैल्यू देख लो डिक्रीज हो रही है, ये आंसर होना चाहिए। बट ऑक्सीजन का इतना छोटा साइज है कि उसमें इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन हो जाते हैं, जिसकी वजह से इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी TE से भी क्या होती है, लेस नेगेटिव। तो इसमें सबसे ज़्यादा किसकी है, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम एंड देन ऑक्सीजन। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। आप देखिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं 16 ग्रुप एलिमेंट्स, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम की, इसकी वैल्यू क्या है, सबसे अपने पूरे ग्रुप में सबसे नीचे आ रही है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4, PKW पूछा है प्योर वाटर का, बट कब, 90 डिग्री सेल्सियस पे। आपका जो 25 डिग्री सेल्सियस पे तो आपको पता ही होगा PKW होता है आपका 14, है ना। पर लेकिन 90 डिग्री सेल्सियस पे पूछा है, और H आयन की कंसनट्रेशन कितनी दी हुई है आपको, 10⁻⁻5 मोलर। तो ये क्वेश्चन मैं डायरेक्ट बताती हूँ बिना कुछ भी सॉल्व कराए। जो भी ये पावर है ना 5, इसका दुगना कर दो, पावर का दुगना यानी 10, तो 10 आंसर होगा, राइट। अगर यहाँ पे पावर होती है 10⁻6, बस 6 का दुगना करना है, 6 इंटू मल्टीप्लाई बाई 2, तो आंसर 12 होता। PKW की बात हो रही है, मान लो इसकी पावर 4 होती तो आंसर कितना होता, 8। ये मैं डायरेक्ट बता रही हूँ, अब हम इसे सॉल्व भी करेंगे, एक बार देख लीजिए कैसे। देखिए, आपका जो वाटर है उसमें ऑटो प्रोटोलिसिस हुआ तो क्या बन गया, उसमें H और OH। आप इसे चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, मर्जी है। और यहाँ पे आप KW कैसे निकालेंगे, मैं डायरेक्ट कर रही हूँ। तो ये हमारे पास KW आ गया है, राइट। अब हमारे पास वाटर की अगर 10⁻⁻5 कॉन्सेंट्रेशन है तो OH की भी उतनी होगी, तो KW कितना हो गया हमारे पास, 10⁻⁻5 इंटू 10⁻⁻5, दैट विल बी इक्वल टू 10⁻10। तो ये KW आ गया। क्वेश्चन में KW पूछा होता तो आंसर क्या होता, ऑप्शन नंबर 2। तो क्वेश्चन में पूछा है PKW, तो ये जो पावर होती है इसी को PKW कहते हैं। KW की इसकी
जो पावर, माइनस साइन मत लेना क्योंकि वो तो हमेशा ही माइनस में ही होती है, कॉन्सेंट्रेशन कम होती है मतलब आयंस। तो ध्यान रखना KW पूछते तो ये आंसर है, पर PKW पूछा है तो ये जो इसकी पावर दिखाई दे रही है ये होता है PKW। तो आंसर इज 10। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अल्कलाइन मीडियम, आयरन पे जो रस्टिंग होती है एसिडिक कंडीशन में वो जल्दी होती है क्योंकि उससे जो Fe होता है वो जल्दी से इलेक्ट्रॉन छोड़ता है। इसका ऑक्सीडेशन एसिडिक मीडियम में जल्दी होता है। पूछा है कि बेसिक मीडियम में क्या क्यों हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे H+ की कमी की वजह से ऑक्सीडेशन हो ही नहीं पाता है ठीक से आयरन का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इसमें ये एक इक्वेशन दी हुई है आपसे, NaOH, इसके बाद वाटर, और इसके सामने कितना नंबर आएगा बैलेंस करके ये बताना। भी इतना टाइम नहीं होगा वहाँ पे। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे फॉस्फोरस कितने हैं 4, यहाँ पे फॉस्फोरस कितने हैं, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे भी 1 है। तो आप इसके सामने 3 लगा दीजिए। जब आप 3 लगाएंगे इसके सामने तो फॉस्फोरस हो गए 4, Na के सामने 3 है तो यहाँ भी 3। और कुछ मत करना, पूरी बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है। आप देखिए NaOH 3 आ गया और ये भी 3। तो कहीं पे देख लीजिए स्टार्टिंग में और लास्ट में 3 3 होना चाहिए, एक ही ऑप्शन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मेंडलीव की जो पीरियोडिक टेबल थी उसने एलिमेंट्स के लिए स्पेस छोड़ा, तो वो एलिमेंट्स पूछे हैं 68 और 72। तो एलिमेंट्स कौन से थे वो जर्मेनियम एंड गैलियम। तो आप इसे कर लीजिएगा। लिक्विड मेटल कौन होता है, मरकरी होता है। तो मरकरी अपना जो ओजोन के साथ जब रिएक्शन करेगा तो ऑक्साइड बनेगा, Hg2O ही बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैलाकाइट और कॉपर का एक और होता है जिसे मैलाकाइट कहते हैं। तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसे ध्यान से देखिएगा। आपको इसमें ये बोला है कि कोई गैस है, 10 ग्राम गैस है और उसने 5.6 लीटर जगह को घेरा हुआ है और इसकी वेपर डेंसिटी और इसका फॉर्मूला बताओ। वेपर डेंसिटी से आप मोलर मास मतलब बता सकते हैं वो केमिकल कौन सा है। ध्यान से देखना कैसे करना है, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आसान है। आपको ये भी पता होना चाहिए कोई भी चीज़ अगर 1 मोल होती है तो वो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है स्टैंडर्ड कंडीशंस में, इतना। और जो इसका मास होता है उसी को मोलर मास कहते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा। अब देखिए 5.6 लीटर वॉल्यूम गैस ने घेरा, तब उसका मास कितना था, इतना। तो 1 लीटर वॉल्यूम घेरे वो तो कितना मास होगा, इतना, उस गैस का, जो भी वो गैस है पता ही नहीं है। अब 22.4 लीटर जब वो घेरेगी तो उसका जो मास आएगा निकल के वो मोलर मास ही तो होगा। तो आप इसे सॉल्व कर लीजिए। इस पॉइंट से ये पॉइंट कैंसिल, 14 की टेबल से कट कीजिए, माइंड में ही हो सकता है ये। 14 की टेबल पे 4 पे जाएगा और ये 16 पे, अगेन 4 पे, 40 आ गया। तो मोलर मास आ गया हमारा 40। अब ऐसा मत कीजिएगा कि इन सबके मास, वैसे भी यहाँ 40 लिखा है तो हम आंसर आँख बंद करके लगा देंगे, नहीं। वेपर डेंसिटी पूछा था तो ये वेपर डेंसिटी दी हुई है तो मास नहीं है। अब मोलर मास इक्वल्स टू क्या होता है, ट्वाइस ऑफ वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी आपको निकालनी है तो यहाँ पे आपकी वेपर डेंसिटी कितनी आ जाएगी, 20। तो एक ही ऑप्शन में 20 दिख रहा है और आप इसका कैलकुलेट भी करेंगे तो कितना आएगा 20, C3H4। हमें करने की ज़रूरत नहीं है, मैं फिर भी आपके सेटिस्फेक्शन के लिए बता रही हूँ। +4, 12 3 ज़ा 36 +4, तो आपका आंसर क्या आ गया, 40 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फॉलोइंग कन्वर्जन इज, इसको आपको आइडेंटिफाई करना है कैसी कन्वर्जन है। Br की जगह OH आ रहा है, ये न्यूक्लियोफाइल है। तो ध्यान रखिए आंसर तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, बट DSSB ने जो PDF दी थी डाउनलोड करने के लिए उसके अंदर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दिया हुआ है आंसर की में। DSSB के आंसर की में इलेक्ट्रोफिलिक। अगर आपको पता है कि इलेक्ट्रोफिलिक किस तरीके से है तो कमेंट बॉक्स में बताइए। मेरे अकॉर्डिंग तो ये न्यूक्लियोफिलिक है। अगर यहाँ पे प्रेशर और टेम्परेचर की कंडीशन हाई रखें और H+ लगा दे तो ये डॉस प्रोसेस कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द कलर ऑफ मिथाइल ऑरेंज। देखिए आपके पास, इस क्वेश्चन को पढ़िए, इसमें लिखा है कि आपके पास 80 ml HCl के अंदर आपने 30 ml NaOH डाला है। तो बताइए बेस एसिड को न्यूट्रलाइज कर रहा है तो 30 ml ही HCl को न्यूट्रलाइज करेगा, तो इसके अंदर कौन सी चीज़ ज़्यादा है, एसिड। तो मिथाइल ऑरेंज एसिड में कौन सा कलर देता है, रेड। तो ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला इथेनोइक एसिड की रिएक्शन मिथाइल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कराई गई है। तो देखिए हमारे पास ये इथेनोइक एसिड है, तो इथेनोइक एसिड की रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से करेंगे। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का CH3 ग्रुप क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक। ये माइनस है, ये प्लस है, तो ये दोनों मिलके क्या बन जाएंगे, मीथेन। तो आंसर क्या होगा हमारा,
ऑप्शन नंबर 3 मीथेन। नेगेटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट इज गिवन बाय। आयोडोफॉर्म टेस्ट तब पॉजिटिव आता है जब इस ग्रुप के बगल में CO के बगल में CH3 हो या CHOH के साइड में CH3 हो, राइट। तो उसमें मिथाइल आयोडोफॉर्म बनता है। तो इसमें देखिए आइसोप्रोपाइल अल्कोहल इसे कहते हैं, तो इसमें तो आयोडोफॉर्म टेस्ट होगा। इथेनॉल किसे कहते हैं, तो इसमें भी होगा क्योंकि CO के बगल में CH3 है, हो जाएगा आयोडोफॉर्म टेस्ट। ये हटके आयोडोफॉर्म बनेगा। इथेनॉल में भी हो जाएगा, कैसे हो जाएगा वो देख लीजिए। ये इथेनॉल है, आ गया ना, देखो इस ग्रुप के बगल में CH3। पर बेंजाइल अल्कोहल क्या होता है, इसमें नहीं है। यहाँ CHOH के बगल में CH3 नहीं है, बेंजीन है, इसीलिए इसके अंदर आयोडोफॉर्म टेस्ट नेगेटिव आएगा। थॉमसन मॉडल, ये तो बहुत आसान है, आप इसे 9th से पढ़ते आ रहे हैं। थॉमसन मॉडल में पॉजिटिव चार्ज इज इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द एटम, जैसे कि वाटरमेलन के अंदर रेडिश पार्ट है, इस तरीके से। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें बोला है कि जो सी डाइवर्स होते हैं ना, जो अपने साथ वो सिलेंडर लेके जाते हैं ऑक्सीजन, उसके अंदर ये सारी, आप देखो इसको देख के अजीब सा लगता है कि ये क्या है, पर कुछ नहीं, कॉम्पोजिशन दे रखा है, कितना कितना मात्रा कौन सी गैस होती है। तो ये कौन किस चीज़ की एप्लीकेशन है, हेनरीज लॉ। ये आपको 11th एंड 12th दोनों क्लास में मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अमंग द, जो भी आपको दे रखा है। इट इज़ ऑब्जर्व अप टू पार्टिकल्स, ये आपको मैंने यहाँ पर इसको थोड़ा सा वो कर रखा है, इनकरेक्ट को क्या कहते हैं, डार्क कर रखा है। पेपर में तो सिंपल मिलेगा, तो इनकरेक्ट वाले क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। इट इज़ ऑब्जर्व्ड अप टू पार्टिकल साइज, डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, हाँ। इट इज़ द काइनेटिक प्रॉपर्टी, हाँ। इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ वेवलेंथ, तो यही ऑप्शन हमारा क्या है, इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। द रिएक्शन ऑफ दिस, एक रिएक्शन दिया आपको, पूछा कौन सा एग्जाम्पल है। देखिए सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे क्या है, 0 है, हाँ। और यहाँ पे जो सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या है, +2। यहाँ पे +2 जा रही है ऑक्सीडेशन स्टेट, नहीं -2 जा रही है। यहाँ पे -2 है, उधर 0 है, और इसमें निकालेंगे तो हमारी जाएगी +4। तो एक बार देख सकते हो आप, एक बार ऑक्सीडेशन हो रहा है, एक बार रिडक्शन। तो ये क्या है, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है। आपको लिंक मिल जाएगा तो वहाँ से आप चेक कीजिए, मैंने बताया हुआ है डिसप्रोपोर्शनेशन। और एक और बात, कॉम्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन क्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। ग्लूकोज और फ्रक्टोज क्या होते हैं, फंक्शनल आइसोमर्स, बिल्कुल ठीक है। आयोपेक नेम पूछा है आपको एलाइल क्लोराइड का। चलिए एलाइल देख लेते हैं क्या होता है। देखो हमारा जब क्लोरीन ये सिंपल कार्बन से अटैच हो, सिंगल बॉन्ड, फिर अगला डबल बॉन्ड, तो इसे हम एलाइल सिस्टम कहते हैं। नंबरिंग कहाँ से करते हैं, जहाँ से एल्कीन को छोटा नंबर मिले। तो 3 पे क्लोरो और प्रोपीन है ये, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 ही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे 20 क्वेश्चन हो गए हैं केमिस्ट्री के। अब हम इजी क्वेश्चंस करेंगे, कुछ बायोलॉजी के, कुछ केमिस्ट्री के। द रॉ मटेरियल दैट इज नॉट यूज्ड इन ग्लास, एल्यूमिना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द एनवायरमेंटल फ्रेंडली मेथड। आजकल ध्यान रखिएगा, हमने क्लोरीन की जगह पर H2O2 यूज़ करना शुरू कर दिया है, तो यूसेज ऑफ H2O2। पोलीएस्टर, आपने देखा है जो तकियों के अंदर रुइयाँ होती हैं आजकल, एक तो सिंपल रुई होती है जो इतनी भारी तकिया को कर देती है, बट लेकिन पिलोज में आप देख रहे होगे आजकल एक ऐसी सॉफ्ट रुई आई हुई है, तकिए को हम मोड़ देते हैं तब भी वो खुल जाती है, मतलब, और कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और बिल्कुल हल्का सॉफ्ट लगता है हमारे जो पिलोज हैं एंड जो रज़ाइयाँ होती हैं। तो उसे क्या कहते हैं, डैक्रोन। तो ध्यान रखिएगा डैक्रोन क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ द कंसनट्रेशन ऑफ नाइट्रेट इन वाटर, ये क्वेश्चन गलत है क्योंकि DSSB ने इसका आंसर लेग्जेटिव इफेक्ट बताया, पर आंसर क्या है, मिट हेमोग्लोबिनीमिया। तो इसमें पूछा है नाइट्रेट की मात्रा अगर 50 ppm से ज़्यादा हो जाए तो कौन सी बीमारी होगी। तो इसका आंसर क्या होगा, मिट हेमोग्लोबिनीमिया, ना कि लेग्जेटिव इफेक्ट, जबकि DSSB ने लेग्जेटिव इफेक्ट आंसर दिया था। देखिए ये देखिए, ये आपके 11th क्लास की बुक है केमिस्ट्री की, इसमें साफ साफ लिखा है सल्फेट की मात्रा ज़्यादा होने से लेग्जेटिव इफेक्ट होता है, और नाइट्रेट की मात्रा ज़्यादा होने से मिट हेमोग्लोबिनीमिया होता है, जिसे ब्लू बेबी सिंड्रोम भी कहते हैं। तो नाइट्रेट की मात्रा 50 ppm से ज़्यादा होने से ये वाली डिजीज़ होगी, ना कि लेग्जेटिव, जबकि DSSB की में लेग्जेटिव दिया हुआ है। तो बड़े ही ध्यान से आपको एग्ज़ाम पेपर देना है। अब नेक्स्ट लास्ट ये वाला क्वेश्चन करते हैं केमिस्ट्री का, फिर बायो के इजी क्वेश्चंस आने वाले हैं। इसमें बोला है कि एक तरफ तो मेरे पास CH3 CH2Br है, और एक तरफ CH3Br है, और हमने उसमें क्या डाल दिया है, सो ये वुड्स रिएक्शन है।
तो देखो क्या होगा, एक बार इसकी डबलिंग कर दो, CH3 2 कार्बन का हमें प्रोडक्ट मिलेगा। एक बार इसकी डबलिंग कर दो, 2 है तो 4 कार्बन का प्रोडक्ट मिलेगा। एक बार इसको इस पर अटैच कर दो तो 3 प्रोडक्ट आएंगे। तो हमारे पास क्या है, ये वाला हो, क्योंकि मिक्स करके ले रहे हैं हम। अब हम चलेंगे कुछ बायोलॉजी के बहुत ही आसान क्वेश्चंस हैं। जो टफ क्वेश्चंस हैं यानी कि जो 11th-12th से हैं, अगर आप नॉन मेडिकल से हैं, उन्हें हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे बायोलॉजी के अंदर। अभी हम सिर्फ 10th लेवल तक की कर रहे हैं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बाइनरी फिजन किस में देखा जा सकता है? आपने देखा होगा बाइनरी फिजन अमीबा में, पैरामीशियम में भी देखा होगा। और ये दोनों किस कैटेगरी के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं? प्रोटोजोआ, ना कि बैक्टीरिया। तो इसका आंसर क्या होगा? प्रोटोजोआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज एन एग्जाम्पल ऑफ सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? फंजाई। ठीक है, तो इसका आंसर फंजाई है, क्योंकि फंजाई क्या करती है, ऐसी चीज़ों पे बैठती है जो कि मतलब डेड एंड डी के हो रही हो, फिर से उसमें से वो लेती रहती है अपना खाना पीना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द लाइफ स्पैन ऑफ RBCs? तो 120 डेज। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन सिक्रेट हार्मोन गैस्ट्रिन? तो एक बात बताइए, गैस्ट्रिन से कुछ गैस्ट्रिक जूस जैसा साउंड आ रहा है, तो स्टमक जैसे पढ़ते नहीं हम, ये लिखा स्टमक, तो इसका आंसर क्या होगा? स्टमक होएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पल्मोनरी आर्टरी, जो हमारी आर्टरी होती है पल्मोनरी आर्टरी, वो किसको ब्लड डोनेट करती है या देकर आती है हमारी बॉडी में? कहाँ कहाँ पे ट्रांसफ़र करती है? तो लंग्स में देती है। इन्फेक्शन ऑफ फोल्ड्स ऑफ ह्यूमन ब्रेन, आप पढ़ सकते हैं ये डिजीज़। नॉर्मल गेस्टेशन पीरियड ऑफ ह्यूमन बींग 9 मंथ्स लगते हैं एक मदर के यूट्रस में बेबी को, वहाँ पर 9 मंथ्स, विच इज़ इक्वल्स टू 9 को आप 30 एटलीस्ट 30 से मल्टीप्लाई करेंगे 270 डेज आ जाएगा। गेस्टेशन पीरियड आप समझ ही गए होंगे। लॉस ऑफ मेमोरी क्या कहलाता है? एमनेसिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉर्मेशन ऑफ mRNA टू DNA। देखिए RNA 3 तरह के होते हैं, मर्टर से याद रखना। RNA कितने टाइप के? मर्टर, MTR, और सबके पीछे RNA, तो 3 तरह के RNA होते हैं। तो ध्यान रखना, DNA से mRNA बनने की प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। भूलना नहीं है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेलिज प्रोटीन सिंथेसिस में RER डबल स्टैंडर्ड किसने खोज की थी? क्रिक एंड वॉटसन मॉडल पढ़ते हैं। हु इज़ पॉपुलर नोन एज फादर ऑफ इवोल्यूशन? तो चार्ल्स डार्विन, आपने पढ़ा ही होगा। प्लास्टिड किस में हेल्प करते हैं? फोटोसिंथेसिस में, ऑब्वियसली, क्योंकि प्लास्टिड्स एग्जाम्पल ले लेते हैं क्लोरोप्लास्ट, तो वही नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस भी नहीं हो पाएगी। डिटॉक्स जब भी शब्द आता है, आजकल आप ग्रीन टी एनोल पता नहीं क्या क्या ले रहे होंगे सुबह, तो डिटॉक्स जब भी शब्द आ जाए तो लिवर, क्योंकि वही सबसे इसी के लिए तो हम इतनी सारी ड्रिंक्स लेते हैं। ब्लू रेवोल्यूशन इज एसोसिएटेड विद, ब्लू मतलब, ब्लू का क्या मतलब होता है? मतलब ब्लू रेवोल्यूशन मतलब वाटर की बात हो रही है बहुत सारे। तो वाटर कैसा दिखाई देता है आपको दूर से? ब्लू। तो एक्वा, पानी के लिए एक्वा शब्द यूज़ करते हैं। परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट, हेक्साक्लोरोबेंजीन, ऑप्शन नंबर 2, ये इसका आंसर है। ये आपको मिल जाएगा 11th-12th की बुक्स में, केमिस्ट्री। लाइकेंस आर फॉर्म्ड बाय सिम्बायोटिक एसोसिएशन। लाइकेंस किस वजह से, कहाँ पे आपने देखा होगा लाइकेन, वहाँ पे किसका रिलेशनशिप होता है? एल्गी और फंजाई का। ये दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं? मदद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सेल ऑर्गेनेल इज नॉट प्रेजेंट इन एनिमल सेल? एनिमल सेल में क्या नहीं होता? तो सेल वॉल नहीं होती है। तो ध्यान रखिएगा, क्योंकि वो तो अपनी देखभाल खुद ही कर लेते हैं। पौधे को तो एक ही जगह पे खड़ा रहता है, तो उसको बहुत टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, प्रेशर कितना झेलना पड़ता है, इसीलिए उसको एक कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल की ज़रूरत होती है। ये तो बहुत ज़रूरी है। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 5 जून हर पेपर में आया हुआ था, आप इसको भी कीजिए, आप चैनल पे देख सकते हैं, वीडियो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग फर्स्ट प्रपोज्ड इकोलॉजी? टेंसले। नेम द फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम? नेफ्रॉन। एसिड रेन के लिए SO2 NO2। एंड लास्ट सेकेंड, लाइसोसोम आर ऑल्सो कॉल्ड सुसाइडल बैग्स। एंड लाइसोसोम्स किस में प्रेजेंट होते हैं और किस में प्रेजेंट नहीं होते हैं? तो लाइसोसोम्स मेनली जो ज़्यादातर प्रेजेंट होते हैं वो किस में होते हैं? एनिमल सेल, प्लांट में बहुत ही रेयर। यहाँ पे रेस रोट नहीं है, ये रेड रोट है। ठीक है, रेड रोट इज़ अ डिजीज ऑफ फॉलोइंग क्रॉप। ये क्या बोलते हैं? शुगर केन, यानी कि गन्ना। आपने देखा है कई बार गन्ने पे रेड रेड कलर के निशान पाए जाते हैं, तो वो यानी उसमें डिजीज़ हो रखी है उस गन्ने के अंदर। हमें भी होते हैं ना, तो गन्ने को भी, तो रेड कलर के निशान, उसे क्या कहते हैं? रेड, RED, रेड रोट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, नेम द एंजाइम विच एक्ट्स ऑन कार्बोहाइड्रेट इन सलाइवा। ये तो आपको आता ही होगा, एमाइलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग केमिकल
रेफ्रिजरेटर के अंदर कौन सी गैस होती है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसे हमें कम यूज़ करना चाहिए। ओजोन कहाँ पर पाई जाती है? स्ट्रेटोस्फीयर में। एंड ये फुट एंड माउथ डिजीज इन द कैटल बाय विच और वायरस। तो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस केमिस्ट्री एंड बायो के। आप इन सब क्वेश्चंस को लिख कर प्रैक्टिस कीजिए। जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है और जो आ रहा है तो ठीक है, आप एक बार देख सकते हैं एनालाइज करके कि कितना कहाँ से क्या क्या आ रहा है, तो देख सकते हैं कि ज़्यादातर आपका एक्सट्रैक्शन ज़रूर करना है आपको। हाँ, इक्विलिब्रियम के मैंने वो बना रखी है, क्या कहते हैं उसको, प्लेलिस्ट। आप वहाँ से इक्विलिब्रियम के कुछ क्वेश्चन कर लीजिए और कोशिश कीजिए रीड के, मैं आपको लिंक दे रही हूँ, रीड के पेपर भी कर लीजिए क्योंकि वहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन आए हुए हैं कुछ कुछ। तो इस तरीके से तैयारी होगी। रीड, एनवीएस, केवीएस के भी पेपर करिए टीजीटी के लिए, क्योंकि ये 5 पेपर्स इनफ नहीं है। हमें एक एक बाउंड्री मिल जाएगी कि हमें इतना सारा तो पढ़ना ही है, क्योंकि डीएसएसबी सिर्फ इसी में से उठा के नहीं देगा, वो और कुछ भी दे सकते हैं। तो केवीएस, एनवीएस के और रीड के पेपर कर लीजिए टीजीटी वाले। उससे मैंने अपलोड किए हुए हैं रीड के सॉल्यूशन साइंस के, आप वो देख सकते हैं। 20 क्वेश्चन है सिर्फ एक वीडियो में, तो आप वहाँ से कर लीजिए रीड के भी प्रैक्टिस। तो आपको पता चल जाएगा कि बायो में से क्या आ रहा है। फिजिक्स में से बहुत अच्छे क्वेश्चन आए हुए हैं कुछ प्लेन मिरर से रिलेटेड। थैंक यू सो मच। आपको अगर ये वीडियो ज़रा सी भी हेल्पफुल लगी तो आप लाइक ज़रूर करेंगे एंड कमेंट करके बताएंगे कि आपको समझ आया है या नहीं आया। थैंक यू सो मच।